सो बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किए थे सल्फोनामाइड्स, ठीक है। अब हम इनका रेजिस्टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हर एक ड्रग में एक चीज कॉमन याद रखना, रेजिस्टेंस आ सकती है कि ड्रग डिफ्यूज कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी एक रेजिस्टेंस का चांस है ना, ठीक है। ओके, हो सकता है जी फिर ये सल्फोनामाइड्स में फोलेट एंटागोनिस्ट में एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की वजह ये हो जो अक्सर ड्रग्स में आ सकती है। फिर हम लोगों ने जी प्लाज्मिड ट्रांसफर पढ़ा था, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से भी तो आ सकती है ना, ओके, इसमें भी डिसाइड है। फिर ये रेजिस्टेंस के पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। देन हम लोग ने दो एंजाइम्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उन दोनों एंजाइम्स में से किसी एक में या दोनों में किसी किस्म की कोई म्यूटेशन या ऑल्टरेशन आ जाए तभी तो रेजिस्टेंस के चांसेस हैं ना, ठीक है। तो बस यही इसका रेजिस्टेंस का बेसिकली मोड होगा। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने अंदर फॉलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। अगर अब ठीक है, अब हम कहेंगे रेजिस्टेंस कैसे आएगी, हम सोचते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगी, एंजाइम्स के जरिए बना रहे हैं, एंजाइम्स में म्यूटेशन आई, ऑल्टरेशन आई, इट मींस रेजिस्टेंस आ गई, ड्रग आपकी इनइफेक्टिव होगी, ऐसी है ना पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब ये तो उनमें था ना, उन बैक्टीरियाज में जो खुद अपना फोलेट बना रहे थे, ठीक है, फोलिक एसिड बना रहे थे। अब जी वो बैक्टीरिया जो बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं वो तो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है टू दीज ड्रग्स, है ना। रेजिस्टेंस तो हम ड्रग में एक्टिव स्टेप वाइज करना था, एंजाइम्स पे करना था। एंजाइम्स, अब उस एंजाइम की जरूरत ही नहीं, बाहर से वो अपना फॉलिक एसिड ले रहा है तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया विल बी रेजिस्टेंट टू योर सल्फोनामाइड्स। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब बुक के टेक्स्ट की तरफ जाते हैं और रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं, रेजिस्टेंस आ कैसे रही है। अब बुक में फर्स्ट देखो, स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट है जी, ऐसे बैक्टीरियाज जो अपना फोलेट एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, खुद से नहीं बना रहे, डेफिनेटली दे आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू दीज ड्रग्स। क्लियर हो गया? क्योंकि भाई इसके अंदर वो पूरी स्टेप चल ही नहीं रहा, उसे रिक्वायर्ड ही ये ड्रग कहाँ एक्ट करेगी। एक फर्स्ट आ गया। देन हम लोगों ने एक्वायर्ड रेजिस्टेंस पढ़ी थी जब कीमोथेरेपी स्टार्ट की थी। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस आ जाए, प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाए, म्यूटेशंस आ जाए, तभी रेजिस्टेंस आ सकती है, ठीक है, ओके। अब ऐसा है कि अगर हमने कहा कि ड्रग एब्जॉर्ब करेगी, पेनिट्रेट करेगी इनटू बैक्टीरिया, अगर पेनिट्रेशन में, एब्जॉर्प्शन में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए, पेनिट्रेट ना कर सके, एब्जॉर्ब ड्रग ना कर सके, तभी रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये तीन मोड क्लियर है बच्चों? अब आगे जाके जिसने डिस्कस कर लिया, हमने म्यूटेशन आएगी, ऑल्टरेशन होगी, जेनेटिक ऑल्टरेशन होगी, कैसे होगी वे हम लोगों ने देखो स्टेप्स में ये एंजाइम्स पढ़े थे ना। अच्छा, अब इनमें से इसने एक एंजाइम में क्या है स्टडी की गई है जिसके अंदर ऑल्टरेशंस देखी गई है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अब इसने वो जो एंजाइम डिस्कस किया है ये है डायहाइड्रोटीटोड सिंथेज, ठीक है। उसने कहा कि अगर इस एंजाइम के अंदर किसी किस्म की कोई ऑल्टरेशन आ जाए तो भी आपके जो बैक्टीरियाज हैं दे आर रेजिस्टेंट टू योर सल्फोनामाइड्स या फोलेट एंटागोनिस्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? देन अगर हम लोगों की ड्रग की पेनिट्रेशन ही नहीं हो रही, परमिएबिलिटी ही नहीं आ रही, तो तब भी आपके पास रेजिस्टेंस के चांसेस है। वही बात रिपीटेडली आ गई। फिर मोड ऑफ एक्शन याद करो, हमने कहा था जी आपके ये जो सल्फोनामाइड्स हैं दे विल कम्पीट विद पाबा, पाबा के साथ कम्पीट करेंगे, वो जो जाके अपनी अवेलेबिलिटी शो कर देंगे टूवर्ड्स द एंजाइम, एंजाइम्स को ब्लॉक कर देंगे जिसकी वजह से आगे का स्टेप नहीं होगा। अगर तो यानी ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर तो पाबा की अमाउंट बढ़ जाए, ड्रग की अमाउंट कम हो जाए तभी तो रेजिस्टेंस आएगी। क्या पाबा कहेगा जी मैं ड्रग की एक्टिव साइट की तरफ जाऊंगा, तभी रेजिस्टेंस आ गई, ऐसे ही है ना। इट मींस अब ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का सिस्टम चल रहा है। अब रेजिस्टेंस कैसे आएगी? बैक्टीरिया क्या करेगा, कोई बात नहीं, ड्रग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इतनी क्वांटिटी में मैं अपने पाबा की अमाउंट बढ़ा देता हूँ, ज्यादा पाबा के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं जो ड्रग के जो एंजाइम के साथ जाके इंटरैक्ट करेंगे, फिर पूरी सीरीज चलेगी और अल्टीमेटली डीएनए बन जाएगा, ठीक है। सो बच्चों ये रेजिस्टेंस के वही कॉमन मोड्स हैं जो हम लोगों ने कीमोथेरेपी में पढ़े थे। एक बस एडिशनल पॉइंट इधर आया है फोलेट एंटागोनिस्ट में या सल्फोनामाइड्स में, वो पाबा का है जी, पाबा की अमाउंट बढ़ी तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ गई। देन हम लोग आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन की तरफ, फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। अब देखो ये डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो कौन कौन से डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल नजर आ रही है आप लोगों को। आईवी नजर आ रही है, टॉपिकल आ रही है। टॉपिकल की हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी ना, कौन सी क्रीम्स थी,
बर्नोल नहीं आ रही इसके अंदर, क्विंच आ रही थी और एम से स्टार्ट हो रहा था ड्रग का नाम, क्रीम का नाम, जिसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट था। मेफिनाइड एसीटेट था, ठीक है, वो हम लोगों के पास टॉपिकल थी। देन आपको यहाँ कोई कैप्सूल नजर आ रहा है, इट मींस ऑरल डोजेज फॉर्म्स भी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है जी। अब इसने क्या किया है, जिसने कहा हमारे पास जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है सल्फा ड्रग की, ठीक है, आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट सल्फा ड्रग्स आर वेल एब्सॉर्ब। मोस्ट, अब इसने वर्ड पहले मेंशन कर दिया, फिर आपको हिंट दे दी, ज्यादातर सल्फा ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। इट मींस कोई ऐसी भी तो होगी जिसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है। आगे जाके वो क्या करेगा, उसने उस ड्रग का नाम मेंशन कर दिया, उस सल्फोनामाइड का नाम मेंशन कर दिया जिसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है। उस सल्फोनामाइड का नाम है सल्फासालाजीन। अब सल्फासालाजीन के बारे में इसने एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है जी, सल्फासालाजीन की क्योंकि एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, इट मींस आपके इंटेस्टाइन में रिटेन कर जाएगी। अगर उधर कोई किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, एब्जॉर्ब नहीं कर रही, आपके इंटेस्टाइन में ही पड़ी हुई है, तो इट मींस वहां का जो बैक्टीरिया है उसे एक अच्छी कंसंट्रेशन आपके इंटेस्टाइन को मिल गई ना ड्रग की, तो वो आपके बैक्टीरिया को वहां पे किल कर देगी, ठीक है। सो ये इसकी एब्जॉर्प्शन ना होना इटसेल्फ इज बेनिफिशियल। अब इसने आपके टेक्स्ट में क्या मेंशन की है, सल्फासालाजीन इज नॉट एब्सॉर्ब व्हेन एडमिनिस्टर्ड ऑरली, या आप इसकी सपोजिटरी भी दे दें तभी इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, ओके। अब ये क्योंकि अब ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज है, सो इस चीज को हम लोग यूज करेंगे एज अ ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। आप अपने इंटेस्टाइन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे ना, वहां के इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ओके। अब इसने ब्रैकेट में लिख दिया फॉर एग्जांपल अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब इसमें भी आपको हिंट मिल गई भी, पहले अगर किसी को याद हो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ी थी, पैथोलॉजी में पढ़ी थी ना, ओके। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जनरल डिस्कस कर रहे थे, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग भी होगी, ठीक है। अब इसके अंदर इसने लिख दिया जी, इसके अंदर एक एग्जांपल इसने मेंशन कर दी अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका मतलब कोई और एग्जांपल भी तो इसके अंदर आ सकती है ना, ठीक है। बेसिकली क्या है बच्चों, ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है दैट इज IBD से इसको हम लोग एब्रिविएट करते हैं। इसके अंदर दो सब कैटेगरीज हैं, फर्स्ट वन इज क्रोहन्स डिजीज, सेकंड वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसका जिक्र आपके टेक्स्ट के अंदर है। अब दोनों में जी इन्फ्लेमेशन तो दोनों में है, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो आ रहा है वो लोकेशन का आ रहा है, इन्फ्लेमेशन का डिजीज की लोकेशन का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो जी क्रोहन्स डिजीज में क्या है, इसने जो रेड में मार्क किया है, लगता है ना आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई इन्फ्लेमेशन है इसके अंदर। अब इसने क्या मेंशन किया, क्रोहन्स डिजीज कैन अफेक्ट द पार्ट्स ऑफ द GIT फ्रॉम माउथ टू द एनस, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करती है। अब लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस पर्टिकुलरली क्या चीज है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेशन है दैट इज इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि आपके पास क्रोहन्स डिजीज में इन्फ्लेमेशन है दैट इज ऑफ योर अपर ट्रैक्ट दैट इज फ्रॉम माउथ टू द एनस, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन तक की बात कर रहे हैं। जब हम खास तौर पे लार्ज इंटेस्टाइन का जिक्र करें इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो आपके बुक में इसने मेंशन कर दिया ये जो आपका सल्फोनामाइड है, सल्फासालाजीन है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर द अल्सरेटिव, दैट इज दे आर इफेक्टिव फॉर योर इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछूं जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोहन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्लियर है ना, लोकेशंस का डिफरेंस पर्टिकुलरली इसके अंदर आ रहा है, ओके जी। अब आगे जाकर इसने डिटेल मेंशन कर दीजिए, एब्सॉर्ब नहीं होती लेकिन मेटाबोलाइज तो हो सकती है ना फिर भी। अब जब ये बच्चों आपकी ड्रग आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गई, वहां आपके पास कुछ बैक्टीरियाज हैं, अभी से अपने जहन में ये बात बिठा लो कि आपका जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। वहां पे जी मेटाबॉलिज्म भी होते हैं, कुछ विटामिन्स भी रिलीज करते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक है, आपकी हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज इसने मेंशन किया, जब आपकी सल्फासालाजीन हमने कहा जो इंटेस्टाइन में गई, एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, इसने अपना
पे दिया। कैसे दिया जी, कौन सा एक्टिव है, इसने आप किस चीज में जाके आगे इसने ब्रेक डाउन किया, किस चीज का मेटाबोलाइट बनाया जो हार्मफुल है, ये दोनों चीजें डिस्कस करते हैं जी। सल्फासालाजीन आपके उसकी अवेलेबिलिटी भी आपके लोकल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को, मींस आपके बैक्टीरियाज को जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज ने क्या किया, आपके इस ड्रग की ब्रेक डाउन कर दी इनटू टू प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट बच्चों वो है जो मेटाबोलाइट है और आपके लिए हार्मफुल है, एक मेटाबोलाइट इसका वो है दैट इज बेनिफिशियल, दैट विल बेसिकली गिव यू एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ये हमने कहा है दैट इज यूज्ड फॉर आईबीडी, तो जाहिर है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हमें ये ड्रग दे रही है। ओके, तो वो अब इसका वो कंपोनेंट जो कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दे रहा है दैट इज 5 अमाइनो सैलिसाइलेट, इसका नाम याद रखना है। अब जी टॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट इज दी सल्फापाइरिडीन। अब आपके टेक्स्ट के अंदर मेंशन है, वैसे मैंने इसको फ्लो चार्ट में कर दिया कि बेसिकली इसकी एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ही, अब जब इसकी एब्जॉर्प्शन होगी एज सच एक्टिव की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दे रहा था, लेकिन वो मेटाबोलाइट जो इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है दैट विल बी टॉक्सिक पर्टिकुलरली इन दोज पेशेंट्स हु आर स्लो एसिटाइलेटेड, जो जल्दी से ड्रग को एसिटाइलेट करके इनएक्टिव नहीं कर सकते। ठीक है, देखो अब अगेन लिंक करते हैं जी, मेरे पास ड्रग थी सल्फासालाजीन, दो जगह इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिज्म हुई इसकी आपके इंटेस्टाइन में, पहले आपके बैक्टीरिया ने इसको मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक मेटाबोलाइट हम लोगों के लिए बेनिफिशियल था दैट वाज एंटी इन्फ्लेमेटरी, उस मेटाबोलाइट का क्या नाम था, 5 अमाइनो सैलिसाइलेट, गुड हो गया। नाउ दूसरा मेटाबोलाइट आया, उसने क्या किया, इंटेस्टाइन में तो अभी कुछ नहीं करा, ठीक है, लेकिन मेटाबोलाइट होके मेटाबोलाइट का नाम क्या बन गया, सल्फापाइरिडीन। अभी इंटेस्टाइन से जब इसकी एब्जॉर्प्शन हुई, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुई, अब इसने जी हमने इसको इनएक्टिव भी तो करना है, लिवर तक पहुंचा, लिवर में आपको पता है एसिटाइलेशन का प्रोसेस हो रहा है। यू हैव ऑलरेडी नो के जी जनरल फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा था स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटस, ट्यूबरक्लोसिस में भी पढ़ेंगे इनके बारे में जी। ऐसे पेशेंट्स हु आर स्लो एसिटाइलेटस जो आपके ड्रग को जल्दी से एसिटाइलेशन के प्रोसेस से नहीं गुजारते, वो क्या करेंगे, एज सच इस कंपोनेंट को आपके ब्लड के अंदर रहने देंगे, आपकी बॉडी के अंदर रहने देंगे, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटीज आएंगी, एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हमें पता चल गया जी सल्फासालाजीन एक ड्रग थी, दो जगह पे इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, एक इंटेस्टाइन में दूसरी लिवर में। क्लियर हो गया जी। अब इसने आगे क्या मेंशन किया, जो आपके पास इंट्रावीनस सल्फोनामाइड्स हैं, डेफिनेटली हम लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा था, उन पेशेंट्स के लिए रिजर्व करके रखेंगे हु कैन नॉट टेक ओरल ड्रग्स। क्लियर, ओके। दूसरी बात, ऐसे पेशेंट्स जो सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स दीज ड्रग्स, जी लोकली हम उन्हें अप्लाई करें, सेंसिटिविटी रिएक्शंस आ गए, रैशेस आ गए, उनको भी हम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे। सो ऐसी सिचुएशंस में वी विल मूव टुवर्ड्स दी आईपीसी, जनरल फार्माकोलॉजी वाली ये बात आ गई जी। अब टॉपिकल की बात करें, हम लोगों ने पहले कौन सी ड्रग डिस्कस की थी, सेकंड वन वाज मेफिनाइल एसिटेट, ठीक है। अब इसके बारे में इसने दोबारा से फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या चीज रिपीट करके लिख दी कि आपकी जो सिल्वर सल्फर डायाजीन है जो क्वेंच के अंदर है, एंड दी मेफिनाइल, ये दोनों ड्रग्स क्या है, डेफिनेटली उसने कहा कि आप बर्न्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बर्न्स में किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि बर्न के बाद किसी किस्म का कोई आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, बेसिकली उस चीज के लिए आप इन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। बर्न्स डेटा मेंशन किया, इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग बर्न एसोसिएटेड सेप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए जी, एक चीज अब से काइनेटिक्स में इसका जिक्र क्यों किया, काइनेटिक्स में इसका जिक्र इसलिए किया कि इसने आगे मेंशन किया कि सिल्वर सल्फर डायाजीन इज प्रेफर्ड बिकॉज, अब इन दोनों में हम कौन सी प्रेफर करते हैं, क्वेंच का नाम ज्यादा सुनते हैं ना मार्केट में, क्यों इट इज प्रेफर्ड बिकॉज मेफिनाइल प्रोड्यूसेस पेन एंड ऑन एप्लीकेशन एंड इट्स अब्जॉर्प्शन में कंट्रीब्यूट टू एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस। अभी इसने छोटी सी लाइन लिख दी, हम लोग डिस्कस करते हैं भी क्यों
सिल्वर सल्फर डाइजीन हमें कॉमनली मार्केट में मिलते हैं, जिससे सिनर्जी बर्न होगी, क्वेंच लगा लो। ऐसे ही है ना, या एक हमने बर्नोल पढ़ी थी, वो लगा लो। अब ये ही ड्रग इतनी कॉमन क्यों है? जितने हम लोगों के पास टॉपिकल सल्फोनामाइड्स हैं उनके कंपैरेटिवली ये हम प्रेफर इसलिए करते हैं कि जी जो दूसरे सल्फोनामाइड अवेलेबल है, जिसमें जी मेफिनाइड का नाम लिखा, बाज़ दफ़ा उसको लगाने से क्या होती है, पेन होती है, एब्जॉर्प्शन हुई, उसने क्या किया जी, आपके एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, कैसे डिस्टर्ब कर दिया? हम लोग बायोकेमिस्ट्री की तरफ दोबारा से जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री में किसी को नाम याद हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, है ना? आपके जब एसिड बेस बॉडी बफर सिस्टम पढ़े थे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता था जी, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड ही है ना, क्या किया कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन करवाया, उसको किसने कन्वर्ट कर दिया, कौन से एसिड में, कार्बोनिक एसिड में। किस एंजाइम्स की किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। अच्छा जी, मेरी बॉडी में इसने क्या किया, कोशिश करे जी एसिडिटी को कम करे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को आगे जाके इस एंजाइम ने क्या किया, रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है ना, आगे जाके क्या किया, इसकी ब्रेक डाउन कर दी इनटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज दी हाइड्रोजन आयन एंड द सेकंड वन इज बाइकार्बोनेट आयन। बेस आ गई ना मेरे पास। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन आगे पीछे चलता रहेगा, एसिड का लेवल बढ़ा तो बेस की तरफ मेरा रिएक्शन चल पड़ेगा, बेस का लेवल बढ़ा तो एसिड की तरफ मेरा रिएक्शन चलेगा। अब मैंने कहा जी मेरे जो मेफिनाइड एसीटेट है पेन कॉज करते हैं, मेरे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। करते क्या है बेसिकली, मेफिनाइड एसीटेट क्या करते हैं, आपका ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है जो इन दोनों स्टेप्स में इन्वॉल्व है, इसको इनहिबिट करता है। जी मैंने गूगल किया व्हाई दिस कॉज पेन, वहां सर जी अब मुझे आंसर ढूंढना पड़ा। उसने कहा जी व्हाई मेफिनाइड एसीटेट इज पेनफुल, आंसर क्या था, बिकॉज इट विल पेनिट्रेट द एस्कार। एस्कार को जो हम लोगों को चोट लगती है, ऊपर से ब्राउन कलर का लेयर बन जाती है ना, इस तरह से लेयर बन जाती है, इसको कह रहे हैं एस्कार। अच्छा, ड्रग अच्छी है, एस्कार को पेनिट्रेट कर जाती है, पेनिट्रेट करने के बाद लेकिन आगे जाके क्या करती है जी, आपका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस से इनहिबिट करती है। इसके इनहिबिशन की वजह से आपकी बॉडी में क्या आता है जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब स्लाइड की वेरिफिकेशन हमें मिली, पीछे जिसने लिखा था इट विल कंट्रीब्यूट टू एसिड बेस डिस्टर्ब। समझ आ गई, एसिड बेस को डिस्टर्ब कैसे करेगी जी, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चल रहा था, एसिड बेस के दरमियान चला था, एंजाइम इनहिबिट करा तो डेफिनेटली एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा सकते हैं, पेन के चांसेस हैं। अब जी आ जाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से अब हम लोगों ने इसके एडवर्स इफेक्ट्स निकाले, ठीक है। एक एडवर्स इफेक्ट अभी तक आगे ना, पेन आ सकती है बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, देयर आर चांसेस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके जी, अब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से पढ़ा, करती क्या है ये ड्रग्स जी, पहले मेंशन है सल्फोनामाइड्स को याद, हमने कहा था दे आर आल्सो नोन एज सल्फर ड्रग्स, ऐसे ही कहा था ना। ओके जी, सल्फर ड्रग्स क्या करते हैं, सल्फर ड्रग्स आर बाउंड टू सीरम एल्ब्यूमिन इन दी सर्कुलेशन। जी आपको एक बाइंडिंग साइट इसकी मिल गई, सल्फर ड्रग है पॉसिबिलिटी टू बाइंड विद द प्रोटीन, और इस प्रोटीन का क्या नाम है, एल्ब्यूमिन। ओके जी, दे विल बाइंड टू द एल्ब्यूमिन। तो ओके, ये बात क्लियर होगी। अब इसके जो, अब इसके ऊपर आगे मजीद डिस्कशन करते हैं। अब ये जो इसकी एल्ब्यूमिन के साथ जो बाइंडिंग है, अब ये डिपेंड करती है जनरल फार्माकोलॉजी, याद करो, दैट विल बेसिकली डिपेंड ऑन आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट कम होगा तो बाइंडिंग ज्यादा होगी, ऑपोजिट इसका इफेक्ट है। ये इसने जनरल फार्माकोलॉजी रिवाइज कर दिया। बेसिकली होता क्या है, अब याद करो दोबारा से जनरल फार्माकोलॉजी, जो आपकी बिलीरुबिन है वो कौन सी प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, वो भी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है। मैंने अभी कहा जी सल्फोनामाइड भी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर रही है, दोनों बाइंड कर रही है ना, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं भी वो सल्फोनामाइड के साथ बाइंड करें या बिलीरुबिन के साथ बाइंड करें, कंपटीशन आ गया ना। अब इस कंपटीशन में क्या होता है, आपके जो सल्फोनामाइड है वो क्या करते हैं, बिलीरुबिन को कहती है एल्ब्यूमिन से हटो, मैं इसके साथ बाइंड करूंगा,
अब क्या बिलीरुबिन फ्री होगी ना? अब ये फ्री बिलीरुबिन क्या करेगी जी? ये फ्री बिलीरुबिन क्या करेगी? आपके ब्रेन में चली जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी, तभी बर्थ इफेक्ट्स आ सकते हैं ना आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट में से क्या चीज मेंशन किया आपके, जो सल्फोनामाइड्स हैं उनके अंदर भी एबिलिटी है कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। एक और चीज इसने मेंशन की कि ये आपके प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं, इसके अंदर फीटल के अंदर किसी किस्म के हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे ना? ठीक है। अभी तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे, एडवर्स इफेक्ट डिटेल में हमने नहीं डिस्कस किया। मैंने जिसकी बाइंडिंग साइट है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन के साथ जो कंपोनेंट्स, जो ड्रग्स लगेंगे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सेकंड थिंग वाज जी, मैंने कहा कि आपके जो सल्फोनामाइड्स हैं दे हैव एबिलिटी टू पेनिट्रेट और टू गेट एंटर इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। सेकेंडली दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, सो इट मींस अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस करिए, अगर जिसके जो भी एडवर्स इफेक्ट्स है वो फीटस को भी इफेक्ट कर सकते हैं। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोगों ने डिस्कस की। देन आ जाओ जी मेटाबॉलिज्म की तरफ। मेटाबॉलिज्म सल्फा, जो हम लोगों ने अभी कौन सी ड्रग पढ़ी थी जो आईबीटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, सल्फा सालाजी, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी हो रही थी, लिवर में भी हो रही थी। अब जी इधर इसने मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, लिवर में क्या हो रही थी? एसिटाइलेशन हो रही थी ना। इसने कहा जी अब इसने मेटाबॉलिज्म में लिवर को डिस्कस कर लिया कि ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म बच्चों एसिटाइलेशन से भी होती है, कॉन्जुगेशन से भी होती है। यही दोस्त हम लोगों ने याद है जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोगों ने। ओके जी, अब इसमें क्या जो आपकी एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट्स थी वो टॉक्सिक, विदाउट एसिटाइलेटेड टॉक्सिक थी। यस मैम। अच्छा, अब एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट्स की बात में क्या कह रहे हैं? The acetylated product is devoid of antimicrobial activity. जरा इनएक्टिव करना था ना हम लोगों ने, ओके, but they retain the toxic potential. फिर भी they are even after acetylation they are still toxic. Before acetylation भी toxic थी, after acetylation भी toxic है, लेकिन अब after acetylation, acetylation तो होगी भी, liver है तो acetylation तो होगी। एसिटाइलेशन के बाद भी क्या है, ड्रग के पास एबिलिटी है कि आप ड्रग प्रेसिपिटेट कर सकती है। जो आपके एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट्स हैं सल्फोनामाइड्स के, ये प्रेसिपिटेट कर देंगे आपकी बॉडी के अंदर अगर उसे न्यूट्रल या एसिडिक एनवायरनमेंट, और बॉडी में तो ऐसी एनवायरनमेंट इसको मिलेगी, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब एक मेरे पास एक एडवर्स इफेक्ट, मैंने यहाँ से काइनेटिक्स से अंदाजा लगा लिया, मेरे पास एक एडवर्स इफेक्ट आने वाला है कि कुछ क्रिस्टल्स बन सकते हैं, ड्रग प्रेसिपिटेट कर सकती है, और वो क्रिस्टल्स मेरे यूरिन में भी अपेयर हो सकते हैं। मैंने इस टर्म को नाम दे दिया क्रिस्टल यूरिया, ठीक है। सो अब ये मैंने सिर्फ बच्चों यहाँ से ही काइनेटिक्स से मैंने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया जी, मेरे पास ये इस किस्म के एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? अगर क्रिस्टल्स बन रहे हैं, क्रिस्टल यूरिया आ रहा है, स्टोन फॉर्मेशन आ रही है ड्रग की प्रेसिपिटेशन की वजह से, किडनी डैमेज हो सकती है डेफिनेटली। ट्यूब्यूल्स के अंदर भी प्रेसिपिटेशन आ जाएगी, ट्यूब्यूल्स के अंदर भी क्रिस्टल्स आ जाएंगे, यूरिन में भी अपेयर हो रहे हैं आपके, सो देयर आर चांसेस ऑफ डैमेज टू द किडनी। इट मींस मेरे पास एडवर्स इफेक्ट आ गया नेफ्रोटॉक्सिसिटी। काइनेटिक्स से मेरे पास एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। देन हम लोग बच्चों आ जाते हैं एक्सक्रीशन की तरफ। एक्सक्रीशन मैंने कहा जो क्रिस्टल यूरिया, क्रिस्टल्स आ गया आपके पास कहाँ पे? यूरिन के अंदर। किडनी से एक्सक्रीट हो रही है ड्रग, ऐसे ही है, ओके। किडनी से कैसे एक्सक्रीट हो रही है? जनरल फार्माकोलॉजी फिर से रिवाइज करो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे ही है? बाय द सेक्रीशन प्रोसेस। फिल्ट्रेट में नहीं जा रही थी, ड्रग का साइज बड़ा था, उसने फिल्ट्रेट में नहीं जा सकी, इफ्रेट आर्टरियोल से छोड़ा, ठीक है, और सेक्रीशन के प्रोसेस से दोबारा यूरिन में, ठीक है। सो एक्सक्रीशन के दो सब सेक्शंस हैं, फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड द सेकंड वन इज सेक्रीशन, ओके जी। अब किडनी से एक्सक्रीट हो रही है, किडनी के पेशेंट्स हैं, किडनी डैमेज है, डोज एडजस्टमेंट करेंगे ना, यही चीज उसने मेंशन कर दी, रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट फॉर द रीनल डिसफंक्शन, ओके जी। सल्फोनामाइड्स ने भी एलिमिनेटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क, काइनेटिक्स है ब्रेस्ट मिल्क, इट मींस कोई एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं फीटस में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की
फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ सल्फोनामाइड्स, हम लोगों ने काइनेटिक्स स्टडी कर ली है, इसी से अब हम लोग इसके एडवर्स इफेक्ट्स निकालेंगे।